स्टूडेंट, कल हमारा सेकंड टॉपिक हिंदी ग्रामर का कंप्लीट हो गया था। आज हमारा थर्ड टॉपिक है हिंदी ग्रामर का ही, और वो है शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार क्या होता है? शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जहाँ शब्द क्या होता है? जब कई सारे वर्ण यानी अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण। तो कई सारे अक्षरों को मिला के जब कोई शब्द बनता है, ठीक है, कई वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण किया जाता है, और कई शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण किया जाता है। ये आगे आएगा, अभी हम शब्द पे ही डिस्कस करेंगे। तो शब्द क्या होता है? शब्द के भी भेद होते हैं। ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के चार आधारों पर भेद किए गए हैं। उसके किस आधार पे? चार आधार पे कौन कौन से भेद किए गए, मतलब किस किस के आधार पर भेद किए गए हैं शब्दों के? तो एक होता है रचना के आधार पर भेद होता है, अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो ये चार भेद होते हैं। ये देखिए आगे अभी आएगा इस चैप्टर में, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। शब्द के भेद होते हैं, कितने होते हैं? चार, याद रखिएगा। और वो चार कौन कौन से होते हैं? किसके आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। ये चार उनके भेद होते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं? रचना के आधार पर भी कितने? तीन भागों में उन्हें बांटा है। रचना के आधार पर तीन भागों में कौन कौन से में बांटा है? ऋण होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, और योग ऋण। ठीक है, और अर्थ के आधार पर दो रूपों में बांटा गया है, दो भागों में। तो वो कौन से हैं? सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द होते हैं। और ऐसे ही होता है हमारा आगे उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं उसके। ठीक है, वो 5 भेद कौन से होंगे? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, और संकर। ये 5 भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर 2 भागों में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसमें? एक होते हैं विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो ये इसके भेद होते हैं। ठीक है, शब्द भेद कितने होते हैं? 4 आधार पर उन्हें बांटा गया है। वो मैंने आपको बताई दिया, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और रूपांतर के आधार पर। फिर इनके भी अंदर और भी इनके पार्ट किए गए हैं, तो वो आगे मैंने आपको बताए हैं, और भी मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं, फिर बीच में हम और समझाते जाएंगे। अभी मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया है आपको। चलिए देखते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, देखिए ये भी कोटेशन आ जाती है कि ये किसने बोला है, कि इनके हिसाब से क्या है? अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलाकर शब्द को रूपांतर प्रदान करते हैं। देखिए ये किसने बोला है कि अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। आगे देखते हैं। ये ब्लर हो जाता है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, दिखाई भी नहीं देता। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। बहुत टाइम खराब हो जाता है इस चक्कर में। क्या चक्कर? 1 मिनट। आप लोग को भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रही। मैं तो चलो बुक में से भी पढ़ लूँ, लेकिन बुक में से नहीं, मैं ये कैमरे में से ही पढ़ती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाए। ये है तो अभी भी ब्लर ही, लेकिन चलिए थोड़ा दूर से पढ़ लेते हैं। शब्द भेद शब्द मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको। देखिए शब्द 4 आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं। कौन कौन से हैं? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और रूपांतर के आधार पर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि शब्द भेद
किन आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं और उनका नाम भी आ सकते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वैसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, हाथी इत्यादि। यौगिक शब्द वैसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, रामायण, रामधन अयण। योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, जैसे वह योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, यानी कि देखिए लंबोदर है तो अब इसका खुद का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमें दूसरा उसका अर्थ निकालना पड़ता है। तो क्या है लंबोदर का मतलब? गणेश, दिनकर यानी सूर्य। अर्थ के आधार पर शब्द 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए याद रखिएगा, रचना के आधार पर 3 भाग में और अर्थ के आधार पर 2 में। सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? इस प्रकार के शब्द जिनका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, मेज इत्यादि। और निरर्थक शब्द कौन से हैं? इस प्रकार के शब्द जिनका अर्थ समझ नहीं आए निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते, जैसे तग, बल, फग इत्यादि। किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर सार्थक शब्द हो जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था 5 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। ठीक है, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर। देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं ये क्या होता है? संस्कृत के शब्द होते हैं। देखिए जब पेपर में आते हैं कि तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानिए, तो हम लोग कहते हैं कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, समझ नहीं आता। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द। बाकी इसमें कुछ भी याद करने जैसा कुछ नहीं है। आप लोग बस ये चीज़ याद रखिएगा कि तत्सम संस्कृत के होते हैं और तद्भव हिंदी के। आगे जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में उसी रूप में उनका प्रयोग होता है, वो बदलते नहीं हैं। वो हिंदी में आते हैं तो वो उसी रूप में आते हैं। और जो तद्भव होते हैं हिंदी शब्द होते हैं जो कि संस्कृत का उच्चारण करके हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तद्भव क्या होते हैं? हिंदी ही शब्द होते हैं लेकिन जो संस्कृत शब्दों का उच्चारण करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे ये देशज आएंगे, वो क्या होते हैं? स्थानीय बोली से हिंदी में आने वाले शब्द, जो कि स्थानीय बोली से क्या मतलब होता है? जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ की एक बोली होती है, भाषा होती है, तो वो वहीं की उससे बोली से आने वाले शब्द होते हैं, वो होते हैं देशज। और विदेशज क्या होते हैं? जो विदेशी भाषा में से आए होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज विदेशी भाषा के शब्द हैं, हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, तो वो होते हैं विदेशज। आगे जो संकर जो शब्द है वो क्या होते हैं? ये कौन से शब्द होते हैं? जो विदेशी भाषा और हिंदी भाषा को दोनों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने लायक, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बस थोड़ी सी इनके बारे में नॉलेज दे दी है। ये शब्द होते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा को मिला के बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है, तब आपकी और समझ में आ जाएगी। कहाँ थे हम? हाँ, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो तत्सम क्या होते हैं? देखिए ये रहा। तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है, जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा इत्यादि। ये बदलते नहीं है। ठीक है, तद्भव क्या है? तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे आग, भाई, पिता इत्यादि।
संस्कृत के तत्सम शब्दों का हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे कौन से दिए गए हैं। ये देखिए, ये तत्सम है और ये तद्भव है। अग्नि, आग, अष्ट, आठ, कूप, कुआं, कर्ण, कान, कोकिल, कोयल, गो, गाय, कृषि, खेती, दुग्ध, दूध। ये इसी तरह से देखिए दिए हुए हैं। ये आप लोग अच्छे से देखिएगा कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन से हिंदी शब्द हैं और कौन से संस्कृत के। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह इस चार्ट को देख लीजिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। देशज शब्द, थोड़ा कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है। शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश आने वाले शब्द हैं। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं, जिनकी सार्थकता ढूंढना कठिन है। वैसे कतिपय देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जा रहा है, जैसे गद्दा। यह शब्द संस्कृत के गर्त से निष्पन्न बताया जाता है। देशज शब्दों के उदाहरण पेट, गौड़, लोटा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि। ठीक है, आगे हैं विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज इत्यादि विदेशी भाषा के शब्द अपने उच्चारण में परिवर्तन द्वारा हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फारसी के हैं, देखिए ये याद रखिएगा कौन सा शब्द फारसी का है, कौन सा अरबी का, कौन सा अंग्रेजी का। ठीक है, फारसी का है आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर इत्यादि। ये क्या है, फारसी के हैं। आगे अरबी के हैं आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत इत्यादि। ठीक है, और अंग्रेजी के कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, मशीन इत्यादि। ठीक है, ये देखिए ये विदेशज हैं सारे, ये हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, तभी तो हमारी हिंदी नहीं है, ये मिक्स हो गई है। आधे शब्द हम हिंदी के बोलते हैं, आधे उर्दू के बोल देते हैं, आधे इंग्लिश के बोल देते हैं, तो ये मिक्स हो गई है एक तरह से। इस पे क्या हो गया, स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ गया है। संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं। देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठीचार्ज इत्यादि। ठीक है, रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी तथा अविकारी। देखिए ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो लोग पूछ लें कि रचना के आधार पर कितने भागों में, तो आप लोग कहीं रूपांतर के आधार वाला बोल दें या फिर ये चेंज कर दें, उत्पत्ति के आधार वाला बोल दें। तो आप लोग को याद रखना है कि रचना के आधार पर 3 हैं, अर्थ के आधार पर 2 हैं, उत्पत्ति के आधार पर 5 हैं। ठीक है, और रूपांतर के आधार पर 2 हैं। तो इस तरह से आपको ये सही ऑप्शन पे ही राइट करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे लड़का, अच्छा, वे इत्यादि विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आपकी समझ आ रही होगी। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, इनका रूप कभी भी नहीं बदलता है और इन्हें अव्यय के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अविकारी कौन से होते हैं, इनका रूप नहीं बदलता किसी भी हालत में। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, ऐसे शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, जैसे आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ, शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शक्तियाँ होती हैं ये। ठीक है, अविधा में क्या होता है, शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली होती है, और लक्षणा
इसमें ये सामान्य अर्थ को ना बताकर उससे मिलता जुलता अन्य अर्थ बताती है। और व्यंजना में क्या होता है, ये ना तो सामान्य अर्थ बताती है और ना ही उससे संबंधित अर्थ बताती है, बल्कि ये क्या करती है, ये एक अलग ही अर्थ लेकर चलती है, अलग ही विशेष, इसका एक विशेष अर्थ बना देती है, उसे बताती है। उसे हम क्या कहते हैं, जो ये विशेष अर्थ बताती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजना या फिर व्यंग्यार्थ कहते हैं। देखते हैं, चलिए इसमें क्या है, फिर ब्लर हो गया। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली निम्नलिखित 3 शक्तियां होती हैं, अविधा, लक्षणा तथा व्यंजना। अविधा क्या है, शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अविधा कहते हैं। जैसे, एक मिनट, कपि का अर्थ बंदर होता है, ठीक है। जैसे कपि का अर्थ क्या होता है, बंदर होता है, ये सामान्य है, ठीक है। आगे लक्षणा, जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे सागर पर नगर, सागर पर नगर, ठीक है। अब इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी है ये इसका अर्थ। आगे है व्यंजना, जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए उसे व्यंजना या व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो ये था आज का हमारा 3rd टॉपिक, शब्द विचार। ये आज यहीं फिनिश हो गया है। फिर अभी देखते हैं आगे, अगर ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा तो देखते हैं 4th टॉपिक कौन सा है। देखिए 4th टॉपिक हमारा रहेगा संज्ञा, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो आज हम 3rd टॉपिक ही फिनिश कराएंगे, क्योंकि संज्ञा में काफ़ी एक्सप्लेन करने के लिए है और थोड़ा सा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 4th टॉपिक आज ना करा के हम नेक्स्ट ही कराएं, और आप लोग इसी को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें इतना टफ भी नहीं है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे तो ही याद हो जाएगा। तो आप ये 3rd टॉपिक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, इसके जो पॉइंट बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें देखिए, अच्छे से याद करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो या जो समझ ना आया हो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोलिए तो सही, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और आप लोग तैयारी करिए बस अच्छे से। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग, मैं जो करा रही हूँ वो आप लोग को अच्छे से समझ में आए और अच्छे से याद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।